जैन बच्चों, सभी का खिलोद एकेडमी चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से हम सीटेट सीजीटेट की कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं। जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि इस पूरे चैनल पे हम लोग सीटेट सीजीटेट की कंप्लीटली तैयारी कर रहे हैं, आप प्ले लिस्ट पर जाकर के देख सकते हैं। और आज हमारा विषय है हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र का अध्याय 5। इसके पहले हम लोगों ने अध्याय 1, 2, 3, 4 को कंप्लीटली पढ़ा है। और हमेशा की तरह आपने, अगर जो पुराने बच्चे हैं उनको पता है कि जब भी मैं कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ाऊं, चाहे मैथ्स से हो, ठीक है, हमेशा मेरा जो पैटर्न रहता है, हम हमेशा बेसिक से पढ़ते हैं, ताकि जो फर्स्ट टाइम अगर इस चैनल पे आए होंगे या कभी भी अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो शुरुआत एकदम बेसिक से होगा। बेसिक से पढ़ने के बाद अगर मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, बेसिक पढ़ाने के बाद हमेशा लास्ट में ऑब्जेक्टिव करवाता हूँ, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, विगत वर्षों में जितने प्रश्न इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, ठीक है, उन सारे प्रश्नों को मैं शामिल करता हूं, इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये जो चैप्टर जो पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो सेम ही पैटर्न रहता है, पहले बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद हम ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो आज हम सी-टेट और सी-जी-टेट के चैप्टर अध्याय 5 में हम देखेंगे भाषाई विविधता वाले कक्षा और कक्ष की समस्याएं क्या क्या होती हैं। अलग अलग अगर भाषाएं होती हैं जब क्लासेस में, तो बच्चों को, टीचर को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसके लाभ क्या हैं, हानि क्या है, उसको एक एक करके हम देखेंगे। तो टॉपिक लिखिए, जितने जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं ऑनलाइन पे और ऑफलाइन वाले बच्चे, अध्याय 5 भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्या। विषय कौन सा है? तो विषय लिखिए हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र। हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र, ठीक है। विषय का नाम है हिंदी एवं शिक्षा शास्त्र। अध्याय कौन सा है? तो 5। और इसी का अध्याय का नाम क्या है? भाषाई विविधता वाले कक्षा कक्ष की समस्याएं, ठीक है। एकदम बेसिक से देखेंगे, साथ साथ विगत वर्षों में जितने प्रश्न पूछे गए हैं 2011 से लेकर के 22 तक के सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे, ठीक है। तो टॉपिक भाषाई विविधता या बहुभाषिकता, ठीक है। तो समझिए इसका क्या मतलब होता है। एकदम छोटे छोटे पॉइंट पे हम जैसे हमेशा से पढ़ते आते हैं, वैसे हम छोटे छोटे पॉइंट को हम देखते चलेंगे, ठीक है। तो लिखिए भाषाई विविधता। अब भाषाई विविधता का मतलब होता है भाषा, ठीक है। अब इस भाषा का, अब विविधता का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है। विविधता का मतलब क्या होता है? अलग अलग। लिख लीजिए अलग अलग, ठीक है, या दो से अधिक, ठीक है। दो या दो से अधिक जब हो तब क्या होंगे? हम उसको विविधता कहेंगे। बहुभाषिक, बहुभाषिक का मतलब होता है दो से अधिक। बहु का मतलब क्या होगा? दो से अधिक, ठीक है। भाषिकता मतलब भाषा, ठीक है। तो बहुभाषिकता किसे कहेंगे या बहुभाषिक किसे कहेंगे? तो लिखिए दो या दो से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? बहुभाषी कहेंगे। जैसे आप लोग भी होंगे बहुभाषी, जैसे घर में छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे, ठीक है, क्या घर में छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे, बाहर में हिंदी बोलते होंगे। कुछ लोग त्रिभाषी होंगे। त्रिभाषी कैसे? मतलब कुछ लोग छत्तीसगढ़ी भी जानते होंगे, हिंदी भी जानते होंगे और साथ साथ इंग्लिश भी जानते होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो छत्तीसगढ़ी जानते होंगे, हिंदी जानते होंगे, इंग्लिश जानते होंगे, साथ साथ पंजाबी भी जानते होंगे, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी या और कोई दूसरी भाषा जानते होंगे, ठीक है। तो अगर दो भाषा जान रहे तो द्विभाषी, तीन जान रहे हैं तो त्रिभाषी, चार जान रहे हैं तो चार भाषी, ठीक है, चतुर्थ भाषी जैसा भी, ठीक है। तो दो भाषी व्यक्ति किसको बोलेंगे? जो दो या दो से अधिक भाषाओं को सहजता के साथ बोलने वाले व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? द्विभाषी कहेंगे। नोट कीजिए अपने कॉपी पे, द्विभाषी उन्हें कहेंगे जो सहजता से क्या कर सकता हो? दो भाषा को बोल सकता हो, ठीक है। अब बहुभाषिकता भारतीय अस्मिता का अभिन्न अंग है। अब हमारे पूरे भारत में इतनी सारी बोलियां बोली जाती हैं और भाषाएं बोली जाती हैं क्योंकि अलग अलग मतलब क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोलियां बोली जाती है, ठीक है। अब जैसे देखो, भारत में दूर दराज स्थित गांव में या तथाकथित एक भाषा बोलने वाले व्यक्ति एक ऐसे शाब्दिक भंडार को नियंत्रित करता है जो उसे कई तरह के संवादात्मक परिस्थितियों का सामना करने की योग्यता प्रदान करता है। भारतीय भाषिक एवं सामाजिक भाषिक मैट्रिक्स में भारतीय भाषिक स्वरों की बहुलता एक दूसरे से परस्पर संवाद करती है, जो कई तरह के साझे भाषिक एवं सामाजिक विशेषताओं को पर खड़ी होती है। तो इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस इतना है कि भारत में अलग अलग प्रकार के
भाषा और बोली बोली जाते हैं। इतना बस दिमाग में रखो, इतना सारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस आपने लिखा बहुभाषी क्या होता है, तो दो या दो से अधिक भाषाओं को सहजता से जो व्यक्ति बोल पाता है उसको बहुभाषी बोलते हैं। और एक छोटा सा, ये आपके केवल नॉलेज के लिए है, ठीक है, पेपर में उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट केवल नॉलेज के लिए रख लो कि भारत एक बहुभाषी देश है। बहुभाषी देश क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। अब कितनी सारी बोली बोली जाती हैं, तो 1600 से अधिक, 1600 प्लस भाषाएं जो है और बोलियां बोली जाती हैं। ठीक है, तो लिख लिए भाषाओं की पहचान की गई जो 5 विभिन्न भाषा परिवारों के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, किंतु केवल 47 भाषा ही स्कूलों में पठन पाठन के माध्यम से प्रयोग की जाती है। तो इसको लिख लीजिए, स्कूल में कितनी भाषाएं का प्रयोग पठन पाठन के लिए उपयोग की जाती हैं, तो इसको लिख लो, पठन पाठन के लिए केवल 47 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वैसे पहचान तो 1600 प्लस भाषाओं का किया गया है, लेकिन पठन पाठन के लिए 47 भाषाओं का ही अभी प्रयोग हो रहा है। समझ में आ गया, नोट कीजिए। साथ ही साथ एक पॉइंट अगर और लिखना होगा, माध्यम से प्रयोग की जाती है, इनमें से केवल 22 भाषाओं को ही संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त की गई। तो लिख लो, 22 भाषाओं को ही संविधान द्वारा राजभाषा के रूप में क्या की गई है, पहचान की गई है। हो गया, आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट पॉइंट, ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, शॉर्ट शॉर्ट में चलते चलेंगे। ठीक है, जो जितना ज्यादा जरूरत होगा उसी को। ठीक है, अब कक्षा में या कक्ष में बहुभाषिकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझिए। ठीक है, कक्षा या कक्ष में बहुभाषा सीखने को लेकर के बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है, इसके पीछे समझिए। तो बहुभाषिकता तो बता दिया कि 2 या 2 से अधिक भाषा, ठीक है, मल्टीलिंगुअल या लिंग्विस्ट। ठीक है, अब बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है और यह भारत के भाषा परिदृश्य का एक विशिष्ट लक्षण भी है। अस्मिता मतलब पहचान। ठीक है, अब आगे, उसका संसाधन के रूप में उपयोग करना, उसे कक्षा की कार्य नीति का हिस्सा बनाना, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में एक माध्यम के रूप में प्रयोग करना रचनात्मक भाषा शिक्षक का कार्य है। अब देखो, अगर किसी ऐसे चीज को अगर मुझे नया चीज सिखाना है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कोई भी चीज नया सीखने के लिए आपका एक बेसिक भाषा जरूरी है, पहले ही सिखाया हुआ हूं। अगर आपको छत्तीसगढ़ी आता है, तो मैं जैसे टीचर हूं, तो मुझे शुरुआत में नया भाषा सिखाने के लिए आपको छत्तीसगढ़ी संवाद करना पड़ेगा, तभी तो समझ पाएंगे कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे घड़ी है, घड़ी में आपकी भाषा में क्या बोलते हैं तो मुझे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप लोग चावल को क्या बोलते हैं तो मुझे उस भाषा में आना पड़ेगा। तो अगर 2, अगर 3, 4 अगर भाषा है, अब जैसे देखिए, अगर आप लोग छत्तीसगढ़ी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं बाहर जाना है, ठीक है, बाहर जाकर के जॉब करना है, बाहर जाकर के पढ़ाई करना है, अगर वहां जैसे इंग्लिश चल रहा है, अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए अलग अलग भाषाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आपकी आवश्यकता क्या है। अगर जैसे मुझे केवल भारत में रहना और मेरा जो है इंग्लिश का ज्यादा काम नहीं, तो मैं इंग्लिश पर फोकस नहीं करूंगा। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं, मुझे पूरे भारत में हिंदी पे काम करना है, तो मुझे हिंदी उतना अच्छे से शुद्ध आनी चाहिए। समझ में आ गया। अगर आपको हिंदी की भी जरूरत नहीं, इंग्लिश की जरूरत नहीं, केवल छत्तीसगढ़ी से काम चल जा रहा है तो छत्तीसगढ़ी पे, लेकिन जिसका जितना आवश्यकता है उसको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुभाषिकता केवल उपलब्ध संसाधन का बेहतर उपयोग नहीं है, बल्कि इससे यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चा स्वीकार और संरक्षित महसूस करे। ठीक है, तो इतना ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि जैसा जैसा उसकी आवश्यकता होगी, ठीक है, मार्केट में मतलब अगर बाहर जैसा जाना है वो आपकी आवश्यकता पर डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अगला, इतना थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको एक ठो लिख लो, एक पॉइंट यहां पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान से संबंधित विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका उद्देश्य बहुभाषी एवं राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना। तो इस नीति को अंडरलाइन कर लो और इसके अंतर्गत इस भाव को बढ़ावा दो। ठीक है, अब त्रिभाषा सूत्र का उद्देश्य हिंदी गैर भाषी राज्यों में भाषा के अंतर को समाप्त करना। और त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा मतलब कौन कौन सा, हिंदी, अंग्रेजी और संबंधित राज्यों की क्षेत्रीय भाषा से संबंधित है। मतलब इस 3 भाषा को विकास करेंगे। हिंदी कंपलसरी रहेगा, इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, और साथ ही साथ अगर छत्तीसगढ़ी है तो छत्तीसगढ़ी भाषा, अगर गुजरात है तो गुजराती भाषा। मतलब
उसका क्षेत्रीय भाषा उसको शामिल किया जाएगा। 3 भाषा, एक हिंदी, इंग्लिश और उसका क्षेत्र भाषा। ठीक है, किसके अंतर्गत? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के त्रिभाषा सूत्र परिभाषा के अनुसार। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। यहां तक समझ में आ गया। अब आगे शिक्षण में बहुभाषिकता के लाभ क्या क्या हैं। ठीक है, अभी आगे समझाऊंगा। और हो गया, आगे बढ़ूं। शुरुआती दौर पे जो लोग थे वो लोग इसका विरोध करने लगे कि क्यों और इसके पीछे क्या कारण है, इसका क्यों विरोध हुआ। तो बहुत समय तक यह विश्वास किया जा रहा था कि द्विभाषिकता एवं बहुभाषिकता का संज्ञानात्मक वृद्धि एवं शैक्षिक संप्राप्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। शुरुआत में उन्होंने क्या कहा कि ज्ञान में कोई भी नया चीज मतलब पाने के लिए, सीखने के लिए नेगेटिव इफेक्ट डालता है। बट बाद में किसने? पील, गार्डनर और लेबर्ट ने अपने अध्ययनों से यह सिद्ध किया कि द्विभाषिकता संज्ञानात्मक लचीलेपन व उपलब्धि में सकारात्मक रिश्ता विद्वत। ठीक है, अब इसको उपलब्धि में सकारात्मक रिश्ता है। ठीक है, मतलब दो भाषा बोलने वाले बच्चे न केवल अन्य भाषाओं पर अच्छा नियंत्रण रखते हैं बल्कि अकादमिक स्तर पर भी वे ज्यादा रचनात्मक दिखाते हैं, साथ ही उनमें सामाजिक सहिष्णुता भी अधिक पाई जाती है। ठीक है, शुरुआत में उन्होंने मतलब बाकी लोगों ने क्या कहा कि बहुत अलग अलग भाषाएं जानने वाले को उसके संज्ञानात्मक वृद्धि और शैक्षिक संप्राप्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेकिन बाद में किसने? पील और गार्डनर और लेबर्ट ने क्या कहा कि अगर जिनको 2 या 2 से अधिक भाषा आता है उसमें क्या देखने को मिलता है, तो जो 2 या 2 से अधिक भाषाएं जो जानते हैं उनमें एक चीज देखने को सबसे ज्यादा अच्छा दिखता है कि वे संज्ञानात्मक लचीलेपन और हर चीज में विद्वत होते हैं। ठीक है, मतलब उसमें रचनात्मक जो है रचनात्मकता बढ़ जाती है और समाज के प्रति उसका जो सहिष्णुता रहता है वो अधिक पाई जाती है। तो ये 3 पॉइंट को अपने कॉपी में लिखिए। शुरुआत में संज्ञानात्मक और वृद्धि समाप्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, लोगों का मत था। लेकिन बाद में पील, गार्डनर और लेबर्ट ने क्या कहा कि जब 2 या 2 से अधिक भाषा का जिसको ज्ञान होता है उसमें क्या होता है, कोई भी चीज को सीखने या ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है, साथ ही साथ उसमें रचनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगला। इसी के साथ अगले वाले पॉइंट पे देखिए। अब इस पे 1-2 पॉइंट जो आपके इंपॉर्टेंट हैं उसको बस नोट कीजिएगा, बाकी सबको मत लिखिएगा। ठीक है, सबको लिखने का समय नहीं है। विविध भाषिक व्यवस्था पर नियंत्रण रखने वाले छात्र विविध प्रकार की एवं विविध स्तर की सामाजिक परिस्थितियों से जूझने में कुशल होते हैं। मतलब सिंपल सा पॉइंट कि जिनको 2 या 2 से अधिक भाषा आता है तो उसमें क्या होता है, परिस्थितियों में जूझने में कुशल हो जाते हैं। जो भी अगर समाज की जो भी परिस्थितियां आती हैं उसमें क्या हो जाते हैं, वो प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। परिस्थितियों को लड़ने का उनमें एक क्या होता है, स्किल डेवलप होता है। साथ ही इस बात से प्रमाण क्या, इस बात के प्रमाण मिले हैं कि द्विभाषी बच्चों की वैचारिक क्षमता अन्य बच्चों की तुलना में अच्छी होती है। वैचारिक मतलब क्या करना, सोचने की क्षमता, विचार करने की क्षमता बढ़ती है। तो पहला परिस्थितियों से जूझने में कुशल होते हैं, अगला वैचारिक क्षमता, इतना नोट कर लिए। अगली पॉइंट, यूएसए में नेशनल एसोसिएशन ऑफ बाइलिंगुअल एजुकेशन ने स्पष्ट किया है कि द्विभाषिक शिक्षण के कई लाभ देखने को मिले। उदाहरण, एकाडमिक उपलब्धि में सुधार। क्या? एकाडमिक क्या उपलब्धि में सुधार, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी, शिक्षा में सामुदायिक संलग्नता में वृद्धि, विद्यार्थी की अनुपस्थिति में गिरावट और विद्यार्थियों के आत्मसम्मान में वृद्धि। अब इसके पीछे क्या कारण है समझना। अकादमिक उपलब्धि में सुधार कैसे हुआ? देखो, अगर आपको छत्तीसगढ़ी में अगर आपको पढ़ाया जाता कोई भी चीज, अगर आपकी मातृभाषा में अगर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, तो आप हर चीज को क्या करेंगे, आसानी से समझेंगे। जैसे इसी चीज को अगर मैं कंप्लीटली अगर इंग्लिश बोलता तो आप समझ पाते? ठीक है, नहीं समझ पाते, एक दिन जूझते, 2 दिन जूझते, 3 दिन जूझते, चौथे दिन छोड़ देते। इसी को अगर मैं मान लीजिए ओडिया में बोलता और आपको ओडिया नहीं आ रहा है, क्या होता? एक दिन समझने का प्रयास करते, 2 दिन समझने का प्रयास करते, 3 दिन समझने का प्रयास करते, फिर अगले दिन छोड़ देते। जैसे मैथ्स आपके साथ क्या दिक्कत होता है, मैथ्स में आपके साथ ये दिक्कत होता है कि एक दिन पढ़ते हैं, 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं सर मैथ्स मुझसे नहीं हो पाएगा, मैथ्स फिर भूत लगने लगता है।
ठीक है। लेकिन उसी को जब कोई आपको शॉर्ट ट्रिक से बता दे, आसान तरीके से बता दे, फिर आपको उससे लगाव होने लगता है। ठीक वैसे ही जब क्या होता है, जब मातृभाषा से संबंधित जब पढ़ाया जाता है तो बच्चों में क्या होता है, हर चीज को सीखने का मतलब एकेडमिक से रिलेटेड उनका सुधार होने लगता है। ठीक। दूसरा, अब अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर अलग लैंग्वेज से अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, एक दिन जूझेंगे, 2 दिन जूझेंगे, समझ में नहीं आएगा तो आप जाना पसंद करेंगे? नहीं जाएंगे। तो अगर उनको समझ में आ रहा है, उनकी मातृभाषा में अगर पढ़ाया जा रहा है, तो स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उनको मजा आने लगेगा, क्योंकि उनकी भाषा में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। शिक्षा में सामुदायिक संलग्नता में वृद्धि। अब वो क्या होंगे, कोई भी अगर सामूहिक कार्य हो रहा है तो उसमें संलग्न होना चाहेंगे, सबके साथ सुनना पढ़ना चाहेंगे। ठीक है। विद्यार्थियों की अनुपस्थिति में गिरावट। ठीक है, ये तो समझ में ही आ गया, क्योंकि जितना अगर आप उनको सबके साथ जोड़ेंगे, क्लास में अगर उनको साथ संलग्न करेंगे तो बच्चे एक्टिविटी में भाग लेंगे। ठीक है। विद्यार्थी के आत्मसम्मान में वृद्धि। अब आत्मसम्मान में वृद्धि क्यों? जैसे जैसे ज्ञान में बढ़ते जाएगा आपको अच्छा लगने लगेगा। समझ में आ गया? तो आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ठीक है। अगला, कक्षा में छात्रों द्वारा अपनी मातृभाषाओं का प्रयोग करने से छात्र अपने विचारों को सहजता से रख पाते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है। जैसे अभी अगर आपको मैं पूछा कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि यस सर हमको समझ में आ रहा है। ठीक है। या मैं आपको पूछूं कि आपको समझ में आ रहा है, तो आप बोलेंगे यस सर समझ में आ रहा है। लेकिन अगर मैं कह दूं कि आपके जो मन के जो भाव है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर मैं बोलूं कि आपको इंग्लिश में बोलना और आपको इंग्लिश कुछ भी नहीं आता है, आप बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। हम अपने मन के विचारों को बोल ही नहीं पाएंगे, जो लैंग्वेज अगर हमको नहीं आता है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप छत्तीसगढ़ी में भी बोलिए, अगर हिंदी नहीं बोल पा रहे हैं कम से कम कुछ तो बोलिए। तो आप अपने मन की बात, जो आपकी मातृभाषा है, अगर छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ी, आपका उड़िया है तो उड़िया, जो भी है आप बोल सकते हैं। ठीक है। तो क्या अपने मन की बातों को या मन के विचारों को हम अपनी मातृभाषा में आसानी से रख पाते हैं। ठीक है। अगला, इतना नोट कर लीजिए, मेन क्या क्या पॉइंट समझ में आ गया कि सामाजिक परिस्थितियों में जूझने का उसमें क्या हो जाता है, कौशल आता है, वैचारिक क्षमता उसमें बढ़ जाती है। अगला, एक आदमी को उपलब्धि हो जाती है, स्कूल छोड़ने की संख्या कम हो जाती है, उनमें आत्मसम्मान का वृद्धि हो जाता है, साथ ही साथ वो आसानी से अपने मन की बातों को सामने तक अपनी मातृभाषा में कह पाते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अगला, बहुभाषिक कक्षा विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करता है। अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के कारण छात्रों के मौखिक कौशल का विकास होता है। मतलब वो जितना अपने मन की बातों को बोलेगा, बोलते जाएगा तो उसका मौखिक विकास होगा। अगर बोलेगा ही नहीं तो आप कुछ सीख पाएंगे या सामने वाला कुछ सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जब भी स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस चलते हैं, क्या होता है, ज्यादा बोलवाया जाता है ताकि उसका मौखिक विकास हो। समझ में आ गया? चलिए, बहुभाषिकता का गुण बच्चों से रचनात्मक का विकास करने में सहायक होता है, तो पहले ही बता चुका हूं। अब लिखिए, भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां क्या क्या होती हैं। ठीक है। जब भी अगर आप नई नई भाषाएं जब सिखाते हैं या 2 से अधिक भाषाओं को जब सिखाते हैं, तो कक्षा में सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करता है एक टीचर या एक बच्चा, उसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे समझिए, भाषा विविधता वाली कक्षा में भाषा शिक्षण की चुनौतियां क्या क्या होती हैं। तो पहले लिखिए हेडिंग पे, क्षेत्रीय भाषाओं का छात्रों पर प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑन चिल्ड्रंस। भारत बहुभाषी देश है, ये तो समझ में आ गया कि 1600 प्लस भाषाएं हैं, जिसमें से अभी संविधान कितने में, 22 में और 47 में पठन पाठन हो रहा है। ठीक है। यहाँ के लगभग हर क्षेत्र की भाषा में अंतर है, जगह जगह पर हर भाषा की अलग अलग होती है। ठीक है। सबकी अलग अलग शैली होती है। छात्रों पर क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है, जो शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करता है। ठीक है। क्या करता है? शिक्षण प्रक्रिया को बाधित करता है, क्योंकि हर जगह अलग अलग है। ठीक है। अब समझिएगा, अगर आपको मतलब उस क्षेत्र का अगर आपको भाषा नहीं आता है, ठीक है, जैसे आप लोग हैं यहाँ कोरबा के, कंप्लीटली घर में हिंदी बोलते हैं। अगर आपका अगर मान ली जाए कहाँ शिफ्ट कर दिया, अगर आपका जॉब लग गया मान लो सरायपाली, और एक गांव है मान लो लोहरिंडिपा, ठीक है, और वहां पे कंप्लीटली छत्तीसगढ़ी चलता है, और आप केवल हिंदी हिंदी बोल रहे हैं, आपकी भाषा समझ पाएगा बच्चा? उसको समझ में ही नहीं आएगा। देखो, हर चीज का लचीलापन याद रखना। लचीलापन का क्या मतलब होता है, समझो। लचीलापन का मतलब होता है परिस्थिति अनुसार जैसा है आपको उस तरीके से ढलना पड़ेगा। ठीक है। परिस्थिति अनुसार कैसे? परिस्थिति में जैसा जैसा आपका जगह है,
ठीक है, वैसा वैसा आपको बोलना है। जैसे अगर छोटा बच्चा है तो छोटा बच्चा जैसा आपके पास समझेगा आप वैसी ही लैंग्वेज बोलेंगे। ठीक है, अगर जैसे मान लो जाए एक गांव में एक नया नया बच्चा बाहर गया हुआ था। ठीक है, बाहर गया, पूरा इंग्लिश सीख गया। ठीक है, इंग्लिश सीखने के आने के बाद वो गांव में पूरा कंप्लीट इंग्लिश बोल रहा है। अब आप लोग इमेजिन कीजिए उस बच्चे के साथ क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा। ठीक है, अब बच्चा इंग्लिश बोलकर क्या, मैं नहीं कहता कि इंग्लिश सीखना बुरा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस इंग्लिश का, आपकी विद्वता का, आपके ज्ञान का सिचुएशन अनुसार आप उसका उपयोग करें। जैसे अब वो बच्चा सीख करके आ गया और उसके जो दोस्त हैं जो गांव के हैं, अब उन बच्चों को इंग्लिश का एबीसीडी भी नहीं आता है। अब उसके सामने अगर वो पूरा इंग्लिश बोलेगा तो क्या होगा, एक दिन झेलेंगे उसको, 2 दिन झेलेंगे, 3 दिन झेलेंगे, चौथे दिन बोलेंगे भाई तू हमारे पास मत रहना, या तो तू छत्तीसगढ़ी में बोल, या तो हमको जो समझ में आता है वो बोल। समझ में आ गया। अब इसी इंग्लिश को अगर आप मान लीजिए आपके दादा परदादा हैं जिनको इंग्लिश का एबीसीडी नहीं आता, आप उनके पास बोलोगे तो क्या होगा, वो आपकी बात को समझ पाएंगे या वो अपनी बात को आपको कह पाएंगे, क्योंकि उनको तो इंग्लिश आती नहीं है। तो सिंपल सा कहने का मतलब है जहां पर जैसा सिचुएशन होगा आपको ऐसे बोलना होगा, उनको उस भाषा में समझाना होगा। समझ में आ गया। ठीक है, बच्चे भी तभी आपको कुछ कह पाएंगे अगर जैसे कुछ कुछ स्कूलों में कंपलसरी कर देता है कि इंग्लिश में ही बोलना है। हाँ, बच्चे धीरे धीरे सुन सुन करके सीखते हैं, लेकिन शुरुआती दौर पे बच्चा कभी आपको अपने मन की बातों को कह पाता है। जैसे आप लोग टीचर हैं, आपके स्कूल में अक्सर देखा होगा कि कंप्लीटली आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है, हिंदी कुछ बोलना ही नहीं। शुरुआती का 1 साल बच्चा एकदम चुप रहता है, बस सुनता है, यस मैम, नो मैम, यस मैम, नो मैम, नो सर, यस सर, इतना बस करेगा। ठीक है, टूटी फूटी इंग्लिश बोलेगा। हाँ, भले धीरे धीरे उसकी आदत में आ जाती है सुनते सुनते, वो अलग बात है, लेकिन शुरुआत उसको दिक्कत करना पड़ेगा, चाहे टीचर हो चाहे बच्चे हो। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट, क्या बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। ठीक है, अब इसमें क्या होंगे, तो भाषा शिक्षण में बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती होती है, क्योंकि यदि बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ नहीं बनाया गया तो बच्चा कभी भी एक अच्छा सामाजिक व्यक्तित्व या अच्छा व्यक्ति नहीं बनेगा। ठीक है, तो लिख लीजिए बच्चों को सामाजिक आधार पर सुदृढ़ करने की चुनौती। क्योंकि भाषा शिक्षण में अगर बच्चे अगर सामाजिक आधार पर सुदृढ़ की चुनौती क्यों होगी, क्योंकि अगर सामाजिक आधार पर अगर सुदृढ़ नहीं कर पाएंगे, मतलब समाज के अनुसार अगर हम उनको नहीं सिखा पाएंगे, अगर भाषा अगर हमारा उसके साथ नहीं है तो बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाएगा, और जब सामाजिक कुछ सीख ही नहीं पा रहा है तो आने वाले समय में बहुत कठिनाई होगा। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, बच्चों में संप्रेषण कौशल मतलब कम्युनिकेशन स्किल का विकास करने की चुनौती। तब इसमें क्या समस्या आती है बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने में, तो लिखो बच्चों में संप्रेषण कौशल का विकास करने के लिए भाषा पर नियंत्रण एवं उसमें कुशलता आवश्यक है। अगर भाषा में अगर उसका नियंत्रण नहीं है, ठीक है, और उसमें कुशल नहीं है बोलने को, तो कोई भी चीज क्या होगा, किंतु क्षेत्रीय भाषाओं के प्रभाव से वो इसमें कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दोनों का तालमेल जरूरी है। ठीक है, नोट कीजिए। आगे बढ़ूं, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, छात्रों में भाषाई कौशल का विकास करने की चुनौती। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट पॉइंट, तो छात्रों में भाषाई कौशलों का विकास करने की चुनौती में क्या हो रहा है, अब आगे देखो। भाषाई विविधता के कारण बच्चों के विविध भाषाई कौशलों के अधिगम मतलब सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव के कारण भाषाई कौशलों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। जैसे अगर आप हिंदी सिखा रहे हैं तो शुरुआती दौर पे बच्चे क्या होते हैं, बटलर बोलना चालू करते हैं। बटलर इन द सेंस पूरा मिक्स हो जाता है। समझ में आता है। ठीक है, आप लोग बटलर कभी बोले हैं? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, जैसे मजेदार कहानी समझाता हूं। ठीक है, इसका भाषाई कौशल पर शुरुआती दौर पर क्या होता है, जैसे यहाँ पर, जैसे हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 लोग खड़े हुए हैं, नए नए थे। ठीक है, अब मैं भी शहर में पला मतलब बढ़ रहा हूँ और वो भी शहर पे, तो अब इधर से गाड़ी आ रही है। अब यहाँ पे 3-4 लोग थे। ठीक है, अब उसमें से एक जने क्या बोल रहे हैं, तुम लोगों को नहाना है तो नहाको। ठीक है, क्या तुम लोगों को नहाना है तो नहाको, नहीं तो मैं नहा रही हूँ। ठीक है, अब बटलर क्या हुआ,
मतलब इधर से गाड़ी आ रहा है, यहाँ पे 3-4 और लोग हैं, ठीक है, तो आप लोगों को नहाना है तो नहाको, नहीं तो मैं नहा कर रही हूँ, मतलब मैं भी पार उस पार जाना चाह रही हूँ। हाँ, इसके साथ भी शुरुआती तौर पे सबके साथ होता है कि अगर आप छत्तीसगढ़ी वाले हैं और अचानक अगर आप शहर चले गए और शहर में कंप्लीटली हिंदी चल रहा है तो कहीं ना कहीं मिक्स होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी मैं, मतलब मेरा फर्स्ट क्लास से लेकर के 8th क्लास गांव में हुआ है, फिर 9th क्लास से जब मैं शहर में पढ़ने गया, ठीक है, तो शुरुआती मेरे साथ भी बहुत बार मिक्स होता था, लेकिन अब शहर रहते रहते 13-14 साल हो गया, ठीक है, तो अब वो चीज नहीं होता है। अब दिमाग में तुरंत क्लिक कर लेता है कि मैं कहीं मिक्स नहीं कर रहा हूँ या क्या है। हाँ, अब उल्टा ये हो जाता है कि जब मैं छत्तीसगढ़ी बोल रहा हूँ तो हिंदी के शब्द उसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जब हिंदी बोल रहा हूँ तो छत्तीसगढ़ी बहुत कम मिक्स होगा, ठीक है, ना के बराबर। चलिए, इतना अब भाषा कौशल का विकास हो गया है, ठीक है। अब आगे लिखिए, अध्यापक को विभिन्न भाषाओं संबंधी ज्ञान की चुनौती, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अगर उसको क्षेत्रीय भाषा अगर नहीं आ रही है तो सामने वाले को समझा पाएगा, नहीं समझा पाएगा। तो भारत की भाषाई विविधता के कारण एक शिक्षक के लिए विभिन्न भाषाओं का ज्ञान होना बहुत कठिन है। अब जैसे अगर आप लोग कोरबा वाले हैं, ठीक है, अगर आपको जसपुर बोलते हैं, ठीक है, क्या आपका अगर पोस्टिंग जसपुर हो गया और जसपुर में जसपुरिया भाषा चल रहा है, आप समझा पाएंगे? आप हिंदी में बोलेंगे, बोलते जाएंगे या इंग्लिश में बोलेंगे, सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आएगा, फिर बोलेंगे कि मैडम क्या पढ़ाती है, समझ में नहीं आता है, ठीक है। इसी को अगर आप कंप्लीटली हिंदी जानते हैं, अगर आप वही बताया अभी सरायपाली अगर भेज दें और वहां पे मान लो छत्तीसगढ़ ही चल रहा है, आप समझ पाएंगे? नहीं समझ। इसी का अगर आपको मान लीजिए पोस्टिंग अगर उड़ीसा हो गया और आप हिंदी वाले हैं, अगर आपका भाषा, आपको उड़िया आता नहीं है, आप कैसे समझाएंगे और सामने वाला आपकी भाषा को कैसे समझेगा? तो ये शिक्षकों के साथ बहुत दिक्कत होता है कि हर एक जगह पे अलग अलग भाषाएं होती हैं और शिक्षक के लिए विभिन्न भाषाओं को ज्ञान होना, हर भाषा तो ही ना सीख सकता है, ठीक है, जो बहुभाषी कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक समस्या के रूप में बनी रहती है। समझ में आ गया? अब आगे, भाषा के प्रति छात्रों की रुचि और रुझान का अभाव। अब सिंपल सा क्या है समझना, भाषा शिक्षण की एक समस्या यह है कि छात्रों में भाषा के प्रति रुचि और रुझान का अभाव पाया जाता है, जिस प्रकार से भाषा शिक्षण का कार्य और अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाती है। जैसे इंग्लिश, ठीक है, यहाँ पर कोरबा में भी देखो, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ना घर के होते हैं ना घाट के होते हैं, या कोरबा की बात छोड़ दो, कहीं का भी बच्चे घर के ना घाट के क्यों होते हैं? समझ में आता है? जो इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होते हैं घर के ना घाट के क्यों हो जाते हैं, समझना। इंग्लिश मीडियम वाले ना तो कंप्लीटली इंग्लिश बोल पाते हैं ना कंप्लीट हिंदी बोल पाते हैं, ठीक है। हिंदी लिखने में तो फिर माशाल्लाह है, ठीक है, भगवान को फिर क्या लिख देते हो भगवान ही जाने, ठीक है। मतलब उनका हिंदी में कमांड इतना, हाँ, 1-2% लोग बिरले होते हैं जिसमें आप लोग आते हैं कि आप लोग विद्वान हैं, आपको सब कुछ आता है, ठीक है। पता चला कुछ लोग कमेंट करते हैं सर मुझे हिंदी बहुत अच्छा आता है, हाँ, तो आप लोग वही वो 2-3% वाले लोगों में होंगे जो आपको सब कुछ आता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर 90% बच्चे ऐसे होते हैं इंग्लिश मीडियम के जिनको ना तो कंप्लीटली इंग्लिश आता है ना कंप्लीट हिंदी आता है, ठीक है, ना तो पूरा इंग्लिश बोल पाते हैं ना हिंदी अच्छे से बोल पाते हैं, ठीक है। फिर वो आप लोग मिक्सचर बोलने लगते हैं। आप लोग अक्सर पॉडकास्ट वगैरह भी देखते रहते हैं या कुछ भी अगर देखते रहते हैं, बड़े से बड़े सेलिब्रिटी क्यों ना हो, अगर हिंदी बोल रहा है तो कंप्लीट हिंदी नहीं बोलता, उसमें इतने सारे इंग्लिश बोल देता है कि अलग से डिक्शनरी खोलना पड़ जाता है कि कह क्या रहा है। समझ में आ गया? या तो बोलना है तो कंप्लीट हिंदी बोलो या तो कंप्लीट इंग्लिश बोलो। ये जो बटलर वाला जो काम है ना, ये जब आप कहीं इंटरव्यू दिलाने जा रहे हैं तो सामने वाला समझ जाता है कि इसको या तो कंप्लीटली हिंदी नहीं आता है या तो कंप्लीट इंग्लिश नहीं आता। समझ में आ गया? चलिए आगे, नेक्स्ट, अगला, भाषाई विविधता वाली कक्षा में शिक्षण में आने वाली समस्याओं का समाधान, ठीक है। अब इसका समाधान क्या है इसको समझते हैं। अब समस्या तो आ गया लेकिन अब उसका सोल्यूशन तो खोजना ही पड़ेगा, ठीक है। अब वो समस्या क्या है और उसका समाधान क्या है समझिए। तो अभी तक तो अभी आपने देखा कि समस्या क्या क्या होती है, क्योंकि लैंग्वेज अलग अलग है तो समस्या होना स्वाभाविक सी बात है। तो बहुभाषी कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान अध्यापक को सदैव विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में बोलने के अवसर प्रदान करने चाहिए। मतलब जैसे मैं आपको बोलता हूं, अगर मैं कोई भी चीज अगर समझा रहा हूं, अगर आपको समझ में आ गया, तो अगर आपको छत्तीसगढ़ी आता है तो मेरे सामने जो है आप छत्तीसगढ़ी में उसका आंसर दीजिए। अगर उड़िया जानते हैं तो उड़िया में बताइए, लरिया जानते हैं तो लरिया बताइए,
ठीक है, जो कुछ आपका लैंग्वेज हो उसको समझे, कम से कम एक बार बोलिए तो सही, मन का बात तो समझ में आए कि आपको कितना समझ में आया। समझ में आया। जब भी जैसे मैं गवर्नमेंट स्कूल में जब पढ़ाने जाता हूँ, ठीक है, तो गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं देखता हूँ कि जब बच्चे समझ तो जाते हैं, जो मैं समझा रहा हूँ समझ जा रहे हैं, अब जब उनको एक्सप्रेस करना होता है, जब उनको बतलाना होता है, प्रकट करना होता है अपने मन की अभिव्यक्ति को, तो वो बच्चे जो है ना हिंदी नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि ग्रामीण एरिया है, ठीक है, आदिवासी बच्चे हैं, तो उनको बोलता हूँ कि बेटा आप छत्तीसगढ़ी जानते हो तो छत्तीसगढ़ी में बोलो, जो आपके घर का बोलचाल भाषा उसमें बोलो, तो फिर वो लोग अच्छे से जवाब देते हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सा बात है, जब भी आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने जाएं या किसी ऐसे क्षेत्र में जब आप पढ़ाने जाएंगे, तो सामने वाले बच्चों को कह दें, पूरा छूट है कि आप अपने में जो आपको आता है आपको बोलना है। समझ में आ गया। कभी भी बाध्यता मत कीजिएगा, अगर आप बाध्यता रख देंगे तो बच्चा अपने मन के विचारों को कभी बोल ही नहीं पाएगा, और एक समय ऐसा आ जाएगा कि उसका मन जो है कुंठित हो जाएगा और वो बोलना ही छोड़ देगा। समझ में आ गया। तो उसके मन के विचारों को कभी भी गर्दन को काटना नहीं। समझ में आ गया। उसको दमन मत कर देना। अगला, भाषा शिक्षण बहुभाषिक होना चाहिए। केवल कई भाषाओं के शिक्षण के ही अर्थ में नहीं बल्कि शिक्षण कार्य की तैयारी के रूप में भी, जिसमें बहुभाषिक कक्षा को एक संसाधन के तौर पर प्रयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, अलग अलग भाषा सिखा रहे हैं लेकिन साथ साथ मातृभाषा को लेकर के चलना। ठीक है, अगला पॉइंट आगे देखिए। अगले पॉइंट पे, बच्चों को प्राथमिक स्तर की विद्यालय शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, जिससे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सरल एवं छात्रों के लिए सहज हो। जो मैं शुरू से लेकर के अब तक बोलते आ रहा हूं कि जब भी अगर आप सिखाएं, उनके मातृभाषा में आ करके सिखाएं। ठीक है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना कि अगर वो जो लैंग्वेज में जो बच्चा जानता है उसको उस लैंग्वेज में सिखाएं शुरुआत दौर पे, तभी तो रिलेट कर पाएगा। जैसे अभी मैंने बताया आप लोगों को हिंदी आता है, तो मैं हिंदी में बोल रहा हूँ। अगर इसी को अगर मैं मान ले जाए मैं उड़िया में बोल देता और आप हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप मेरी बातों को समझ पाते? एक बार ट्राई करते, दो बार ट्राई करते, तीसरे बार यूट्यूब चैनल को छोड़ के चल देते। समझ में आ गया। या क्लास को ही छोड़ के चल देते ऑफलाइन का। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब भी किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाएं, उनका जो भी मातृभाषा है, हिंदी हो चाहे छत्तीसगढ़ी हो, उसमें समझाने का प्रयास कीजिए। अगला, बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषिक शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए त्रिभाषा फार्मूला को उसके मूल भाव के साथ लागू किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें वह बहुभाषी देश में बहुभाषी संवाद के माहौल को बढ़ावा दे। जैसे गैर हिंदी भाषी राज्यों में बच्चे हिंदी सीखते हैं, हिंदी प्रदेशों के मामले में बच्चे वह भाषा सीखें जो उस क्षेत्र में नहीं बोली जाती। समझ में आ गया। तो इसको नोट कर लो कि गैर हिंदी भाषाई राज्यों में बच्चे हिंदी सीखते हैं, हिंदी प्रदेशों के मामले में बच्चे वह भाषा सीखें जो उस क्षेत्र में नहीं बोली जाती, ताकि बाद में अगर आप कहीं बाहर जाएं तो उस चीज का आपके जीवन में काम आए। जैसे आपको इंग्लिश इसलिए सिखाया जाता है या इंग्लिश आपको इसलिए बोलने आना चाहिए ताकि जब भी अगर आप कहीं बाहर चले जाएं तो आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। ठीक है, जैसे अगर मुझे उड़िया इतना आता है कि अगर मैं उड़िया अगर मतलब उड़ीसा अगर पहुंच जाऊं तो भूखा नहीं मरूंगा। समझ में आ गया। लेकिन इसी को अगर आप मुझे कहीं कहाँ आंध्र प्रदेश भेज देंगे जहां पे जिसकी भाषा मुझे कुछ भी नहीं आती है, ठीक है, तो मैं भूखा मर जाऊंगा। बोलो क्यों? मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा कि मुझे वो सामान को दो, तो मैं क्या बोलूंगा? कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, फिर वो मुझे लिखना पड़ेगा जो उस भाषा को सामने वाले को आता हो। समझ में आ गया। आपको इसीलिए अलग अलग लैंग्वेज सिखाया जाता है ताकि अगर आपको कहीं बाहर जाना हो तो उस समय समस्या ना हो। ठीक है, चलिए अगला। अब आगे नेक्स्ट, ये तो वही सेम चीज है, बार बार घूम घूम के वही चीज आ रही है कि आपको माहौल वैसे बनाना है ताकि बच्चा सीख पाए। क्या? बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अध्यापक को समृद्ध भाषिक परिवेश का निर्माण करना चाहिए ताकि बच्चा उस चीज को सीख पाए। अब जितना जो टॉपिक पढ़ाया हूं, अब हम विगत वर्षों के सारे प्रश्न देखेंगे जो इस टॉपिक से पढ़ाया गया। ठीक है, चलिए अब सारे के सारे बच्चे अपने कॉपी में 20 से लेकर के, यहाँ देखो क्वेश्चन है 20 से लेकर के टोटल 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28 और 29। ठीक है, इतने क्वेश्चंस। उसके बाद आगे 31, 32, 33, 34। ठीक है, लास्ट 34 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 20 से लेकर के अपने कॉपी में 34 तक लिख लीजिए। क्वेश्चन के आंसर आप देते चलिएगा। लास्ट में मुझे जरूर बताइए कि 20 से लेकर के 34 तक में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए। साथ साथ आप मैसेज करके भी बता सकते हैं कितने गलत हो रहे हैं। डजंट मैटर, आप कभी भी मत शर्माइएगा कि
सर इतने 15-20 क्वेश्चन थे, केवल 3-4 सही हुआ। ठीक है, घबराने वाली कोई बात नहीं है, हम सीखने के लिए आए हैं। दोबारा इस वीडियो को बाद में देखिएगा, फिर उसमें नंबर लेकर के आइएगा। ठीक है, जो बच्चे अभी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, बाद में दोबारा इस वीडियो को देख करके फिर इसका आंसर देना कि आपका आंसर कितना सही हुआ। तो देखिए 20वां क्वेश्चन सीटेट जून 2011 का प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्या जो लोकगीत होता है ना, जो आपके आसपास में जो गीत गाए जाते हैं, तो लोकगीतों को भाषा की कक्षाओं में स्थान दिया जाना चाहिए, क्योंकि लोकगीतों को बढ़ावा देना भाषा शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य है। अगला, लोकगीत गाए जा सकते हैं, केवल लोकगीतों के माध्यम से पारंपरिक मूल्यों की शिक्षा दी जा सकती है। अगला, इससे बच्चे क्या सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। तो सारे के सारे बच्चे अपने कॉपी में आंसर लिखिए। जो बच्चे यूट्यूब चैनल पर पढ़ रहे हैं, जो बच्चे एप्लीकेशन पे पढ़ रहे हैं, आंसर देते चलिएगा, साथ में कॉपी में लिखते चलिएगा, क्योंकि 20 से लेकर के 34 तक के क्वेश्चन आएंगे और कितने आपके आंसर सही होंगे। तो लिख लीजिए 20 का ऑप्शन ए है तो ए, 2 है तो 2, 3 है 3, 4 है तो 4। लिख लिए सारे के सारे बच्चे। आगे बढ़ूं, अगला क्वेश्चन 21वां का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया। ठीक है, असम होना था लेकिन असम लिख दिया है। असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। क्या? सुहेल जो है 1 साल पहले असम से पंजाब आया, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? समझ में आ गया वो बच्चा कहां से आया है? असम से पंजाब आया है और आप टीचर हैं, तब आप क्या करेंगे? सीटेट जनवरी 2012 का प्रश्न है। ठीक है, उसे रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। आप टीचर हैं तो क्या आप उसको 1 घंटा रोज हिंदी भाषा का क्या करेंगे? अभ्यास कराएंगे। दूसरा, सुहेल को भाषा प्रयोग की अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन देना चाहिए। अगला, सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो आप इस चारों में से आपका अपना तर्क है, आप कौन सा चीज करेंगे उसको आप आंसर लिखिए। आप टीचर होते तो आप क्या करते उस सुहेल के साथ? क्योंकि वो बच्चा असम से आया हुआ है और असम से पंजाब आया हुआ है और आपको उसको सिखाना है। ठीक है, वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय बहुत सारी त्रुटियां कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? रोज 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराएंगे। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर व प्रोत्साहन करना देना चाहिए और सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। तो क्या करेंगे? अपने कॉपी में लिखिए, क्या होगा लिख लिए। आगे बढ़ूं, चलिए 22वां प्रश्न है। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? सीटेट जुलाई 2013 का प्रश्न है। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो आपके अनुसार सीटेट जुलाई 2013 का आंसर क्या होगा? आंसर बताइए। चलो चलो नोट करो। प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है? भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, क्या होगा? लिख लिए। चलिए अगला 23वां प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की खालिस्तान सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी खालिस्तान का अभिन्न हिस्सा होता है। देखिए सब में 2 खालिस्तान है तो 2-2 ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या कह रहा है कि भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की खालिस्तान सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी खालिस्तान का अभिन्न हिस्सा होता है। ऐतिहासिक या इतिहास, संस्कृति संस्कृति, बारीकी, व्याकरण, नियमबद्धता या व्याकरण। चलिए नोट कीजिए, क्या होगा? भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी का भी अभिन्न हिस्सा होता है। ऐतिहासिक, इतिहास, संस्कृति संस्कृति, बारीकी, व्याकरण,
नियम, वैधता या व्याकरण, क्या होगा? ठीक है, आगे बढ़ूं? हो गया यहां तक? नेक्स्ट पॉइंट, 24वां क्वेश्चन है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? सीटेट सितंबर 2014 का प्रश्न है। ठीक है, भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बहुभाषिक बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती है, भाषागत विविधता एक समस्या है। क्या होगा इसका आंसर बताइए? भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है, भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, भाषागत विविधता एक समस्या है। तो इसमें से क्या आंसर होगा, सारे के सारे बच्चे बताइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, आगे बढ़ूं। अब 25वां क्वेश्चन, सीटेट फरवरी 2015 का प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा या भाषाएं एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है, एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है। उच्च प्राथमिक स्तर पर बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषा एक संसाधन है, एक कठिन समस्या है, एक पहेली है, एक जटिल चुनौती है। क्या होगा इसका आंसर लिखिए। 25 का ए होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि 4 होगा, आंसर बताइए। ठीक है, हो गया, आगे बढ़ूं? यहां तक कोई डाउट मिटा दूं या आगे बढ़ते हैं? ठीक है, 26वां प्रश्न है, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है, मतलब दूसरा भाषा, मातृभाषा हो गया और उसके बाद आपको दूसरा भाषा सीखना है, तो द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। सीटेट फरवरी 2016 का प्रश्न है, अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, भाषा की परीक्षा, अभिवृत्ति या शिक्षक का व्यवहार, इस चारों में क्या आंसर होगा? ठीक है, लिख लिए, 26 का आंसर हो गया। अब 27 का आंसर बताइए आपने कॉपी पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, उच्च माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित करना या कराना, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। तो क्या होगा इसका आंसर बताइए? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के पाठ्य पुस्तक में इंतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान देने का मुख्य उद्देश्य है अन्य भाषाओं के व्याकरण से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के उत्कृष्ट साहित्य से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के रचनाकारों से परिचित कराना, अन्य भाषाओं के साथ तुलना करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है, हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। सीटेट दिसंबर 2018 का प्रश्न है, पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। ठीक है, क्या हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है, मतलब बटलर हो रहा है, मतलब हिंदी के साथ छत्तीसगढ़ी या हिंदी के साथ इंग्लिश। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, या हिंदी के साथ उर्दू अगर मिक्स है तो पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहजता प्रस्तुति है, पाठ कठिन और अस्पष्ट है, विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। इस चारों में क्या होगा, ऑप्शन बताइए। ठीक है, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 29 क्या कह रहा है, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है।
सीटेट जुलाई 2019 का प्रश्न है। क्या कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना। तो इस चारों में से क्या आंसर होगा बताइए। हो गया, आगे बढ़ूं, यहां तक कोई डाउट है क्या? नहीं है। चलिए अगला अगला प्रश्न है, 30 का प्रश्न है। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए। हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल जाए, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। तो इस चारों में से आंसर क्या होगा? हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान मिलना चाहिए, ताकि बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर अपनी पकड़ बना सकें, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सकें, बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिल सके, बच्चे हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। ठीक है, चलिए अगला अगला प्रश्न है 31, 4 क्वेश्चन और बच गया, 31, 32, 33, 34। राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? क्या राष्ट्रीय शिक्षा नीति निम्नलिखित में से किसके अध्ययन की अनुशंसा करती है? सीटेट जनवरी 2022 का प्रश्न है। मातृभाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, शास्त्रीय भाषाओं, विदेशी भाषाओं की, मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत, साहित्यिक भाषाओं, विदेशी भाषाओं की, मातृभाषा अथवा घर की भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत, विदेशी भाषाओं की, मातृभाषा, अंग्रेजी भाषा, आधुनिक भारतीय भाषाओं, संस्कृत या शास्त्रीय भाषाओं की। तो इस चारों में से क्या ऑप्शन होगा बताइए। ठीक, आगे बढ़ूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतना अगर दे दिए होंगे, जो भी बच्चे ऑनलाइन हैं देते चलिएगा, लास्ट में फिर आंसर दीजिएगा, दोनों तरीके के आंसर है। ठीक है, चलिए 32वां प्रश्न। एक बालिका भारत से अमेरिका गई, बालिका जो है भारत से कहां गई? अमेरिका गई, तथा उसे सभी विषय वहां की भाषाओं में पढ़ाए गए। एक बालिका जो है भारत से अमेरिका गई तथा उसे सभी विषय वहां की भाषा में पढ़ाए गए। शिक्षण की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ठीक है, यहां से चली गई, वहां कंप्लीटली इंग्लिश चल रहा है, तो क्या क्या कहेंगे? निमज्जन। ठीक है, अगला द्विभाषावाद, बहुभाषावाद या एकल भाषावाद? निमज्जन या द्विभाषावाद या बहुभाषावाद या एकल भाषावाद? क्या कहेंगे? पढ़े हो अभी थोड़ी देर पहले? ठीक कर लिए? हो गया सबको, सारे सारे बच्चे? चलिए 33वां प्रश्न, सीटेट जनवरी 2022 का प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भाषा शिक्षा और भाषा अधिगम को किस रूप में वर्णित करती है? सभी के लिए भाषा, बहुभाषावाद और भाषा की सत्ता, त्रिभाषा सूत्र, बहुभाषा अधिगम और भाषा की सत्ता। तो इसमें से क्या आंसर होगा बताइए। ठीक है, ठीक कर लिए। एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम आपके आंसर चेक करेंगे कि आपके आंसर कितने सही हैं, कितने गलत हैं, एक एक करके देखते चलेंगे। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उसके बाद हम आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्क मूलक तरीकों का प्रयोग करते हैं, तब यह स्थिति क्या कहलाती है? क्या जब द्विभाषी और बहुभाषी लोग अपनी बहुभाषी और द्विभाषी दुनिया में प्रयुक्त भाषाओं का अर्थ समझने के लिए विविध प्रकार के तर्क मूलक तरीकों का प्रयोग
करते हैं तब यह स्थिति क्या कहलाती है? एक भाषा से दूसरी भाषा में चले जाना, एकल भाषा, क्या कोडों को मिलना, ठीक है, सॉरी कोडों को मिलना, और एक कोड से दूसरे कोड में स्थानांतरण। ठीक है, एक कोडों को मिलना हो गया, एक कोड से दूसरे कोड में स्थानांतरण। चलिए हो गया, आगे बढ़ूं। अब जितने जो बच्चे आंसर दिए हैं कितने क्वेश्चन से, 20 से लेकर के 34। अब आंसर देखिए, क्या आपके आंसर, कितने क्वेश्चन आपके सही हैं, कितने गलत हैं, इसको एक एक करके देखते हैं। ठीक है, चलिए हमने देखा है कहां से, 20 से। तो चलिए आंसर बताइए, 20 का आंसर क्या है, अपने कॉपी में टिक कीजिए। 20 का आंसर है 4। अगर आपने 4 अगर सही किया है, मतलब चौथा अगर आपने ऑप्शन टिक किया है, मतलब वो सही है। ठीक है, तो जितने जो बच्चे अगर 20 का ऑप्शन अगर 4 टिक किया है, मतलब उसका सही है। ठीक है, 21 का 2, 21 का टिक कर लीजिए, 21 का अगर 2 होगा तो, 22 का 2, 23 का 2, 24 का 2, लाइन से सेकंड 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 तुक्का मार दिए, लाइन से 2 2 2 2 2। ठीक है, अगला 25 का अगर ऑप्शन अगर फर्स्ट आपने किया होगा तो टिक कीजिए। ठीक है, उसके बाद 26 का भी 1 है, 27 का 2, 28 का 1, 29 का 2। ठीक है, 25 का 1, 26 का 1, 27 का 2, 28 का 1, 29 का 2, 30 का 4। ठीक है, 30 का आपने कॉपी में टिक कीजिए 4, 31 का 2, 32 का 1, 33 का 2, 34 का 1, 1 2 1 2 1 2 1 2। ठीक है, पूरा तुक्का मार दिए। चलिए अब मुझे बताइए टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, एक, उसके इधर कितने हो गए, 10, 11 और 11 और 4 कितना हो गया, 15। 15 में कितना सही, चलिए आंसर बताइए कितना हो रहा है। ठीक है, तो टोटल 15 क्वेश्चन है। सारे के सारे बच्चे आंसर बताइए कि 15 में आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर 3 हो रहा है तो 3 बताइए, 4 हो रहा है तो 4 बताइए, 5 है तो 5, 6 है तो 6। ठीक है, 15 में अगर 15 है, ठीक है, तो लोग भी मुझे बताएंगे। ठीक है, हो गया, कितना आंसर सही हुआ, कितना हुआ, 9 सही हुआ। इधर 8 सही हुआ, 8 9 8 9 8 9। ठीक है, बाकी बच्चे भी बताइए कितना कितना सही हुआ। इधर एप्लीकेशन वाले बच्चे टोटल कितना सही हुआ, और प्रिया वगैरह का 11 सही है। ठीक है, 15 में 11 सही है। बाकी बच्चों का 4 सही है, और पवित्रा का 4 आया है, प्रिया का 11 सही है। और बाकी बच्चे आंसर बताइए। संजू का आंसर आया है 9 सही है। ठीक है, और इधर जो बच्चे YouTube चैनल पे पढ़ रहे हैं वो लोग भी अपना आंसर बताइए कि आपको कितने आंसर सही हैं। ठीक है, बाद में भी अगर जब लाइव क्लास खत्म हो जाती है, जब बाद में भी अगर आप वीडियो देखते हैं तो भी आंसर जरूर बताया कीजिए, क्योंकि मैं कमेंट वगैरह देखता ही रहता हूँ। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। जो बाद में अगर ज्वाइन किए होंगे चैनल को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरू से लेकर के आखिरी फिर से थोड़ी देर बाद आपको दिख जाएगा। ठीक है, जितने जो बच्चे आपका आंसर अगर आया होगा अच्छी बात है। 15 में अगर 7 8 9 10 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं या 5 क्वेश्चन भी सही हो रहे हैं, मतलब ठीक है, बाद में इस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, सारे के सारे बच्चे अभी तक जुड़े, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है यहाँ पर, जिसके बाद अभी हम फिर से नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सारे के सारे बच्चे जुड़े रहेंगे। और जो बच्चे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं वो लोग शेयर जरूर कीजिएगा। अगर जो बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़ पाए हैं, मैं हमेशा की तरह बताता हूं कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर है 9669334253। मैसेज कीजिएगा, हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं क्लासेस, ये हम लोग का ऑफलाइन का क्लास का पता है घंटाघर के पास HID 62 MP नगर डॉक्टर दानिया हॉस्पिटल के सामने। और आज 2 अप्रैल है, 1 अप्रैल से नया बैच चालू हो गया है नवोदय और सैनिक का। जो आपके आस पड़ोस में क्लास 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th में अगर पढ़ रहे होंगे या आपके आस पड़ोस में होंगे, उनको जरूर मैसेज शेयर कीजिएगा कि नवोदय सैनिक मिलिट्री प्रयास
उत्कर्ष एकलव्य की क्लासेस चालू हो चुकी हैं। शाम को 3 से 4 बजे का बैच है, मतलब 3 से 5, 4 से 6, 5 से 7, उसके बाद 6 से 8, टोटल शाम को 4 बैचेस चल रही हैं। आप उनको बता सकते हैं। अभी तक आप लोग यहाँ तक जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और जितने जो आंसर आ रहे हैं, ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, बेस्ट क्लास है सर। ओके, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना कमेंट देते हैं, फीडबैक देते हैं, अच्छा लगता है। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं कल। जय हिंद। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन। ठीक है, जय हिंद।